हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर विच इज़ द बिगेस्ट पार्टिकल हंटिंग मशीन एवर बिल्ट ऑन अर्थ। और ये अगर हम बात करें, हैड्रॉन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हैड्रॉन बोला जाता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट है इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाया गया है बाय ए न्यूक्लियर कंपनी जिसका नाम है सर्न लैब के द्वारा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को मैनेज किया जाता है, जो कि प्रेजेंट है अभी के टाइम पे यूरोप में ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड। अब ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, सर्कुलर टनल है, और इस टनल को खोदा गया है, बनाया गया है 100 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। इन दिस टनल दे हैव यूज्ड एन एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेट्स एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। इस टनल के अंदर एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेट्स और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। अब ये सब होता कैसे हैं? ऑपोजिट एंड ऑफ द टनल से प्रोटॉन बीम्स को रिलीज़ किया जाता है एंड देयर स्पीड इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड। उनकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होने की वजह से एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये प्रोटॉन बीम्स जिनको हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर। ठीक है, अब उस स्पीड पे प्रोटॉन की बीम्स जब मूव करती है इन दिस टनल, एक पॉइंट ऐसा आता है, बहुत सारे पॉइंट्स है वैसे, जब इस साइड से भी बीम आके इस साइड से भी बीम आके यहाँ पे कोलाइड करती है, और उनके कोलिजन करने पे जो भी डेब्री मिलता है, लाइक दो प्रोटॉन्स को एक ही स्ट्रेट लाइन में उनको कोलाइड कराना, और उस प्रोटॉन्स के कोलिजन से जो उसका ब्रेकडाउन होता है, जो उनका डेब्री मिलता है, उस डेब्री में कौन से पार्टिकल्स होंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे इन प्रोटॉन्स के, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे इन दिस टनल, और कोलिजन पे उनके ब्रेकडाउन से कौन से बेसिक पार्टिकल्स मिलेंगे हमें। यही सारा एक्सपेरिमेंट होता है हमारे इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में। एट दिस पॉइंट दे आर crushed into each other. At what point? At the point when the protons have achieved the speed of light. उस वक्त इन प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ कोलाइड कराया जाता है या क्रैश कराया जाता है, टकराया जाता है एक दूसरे के ऊपर। द पर्पज इज़ टू रिक्रिएट द कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड जस्ट आफ्टर बिग बैंग। समझ रहे हैं आप? देखो, ये सारे एक्सपेरिमेंट सेटअप से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। This experiment is actually trying to look into the conditions that existed in the few millionths of the second. एक सेकेंड का मिलियंथ पार्ट, उस पार्ट में जो कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी जब बिग बैंग हुआ था, उस टाइम पे कौन कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते थे। समझ रहे हैं आप? उन्हीं कंडीशंस को ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का सेटअप रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और इस टाइम पे अब आपने देखा, जब हमारे प्रोटॉन्स ने इतनी स्पीड अचीव की जितनी की स्पीड ऑफ लाइट है, अब वो स्पीड अचीव करने के बाद उनको कोलाइड कराया जाता है, क्रैश कराया जाता है एक दूसरे के ऊपर। एक बीम ऑफ प्रोटॉन्स एक साइड से आते हैं, दूसरे बीम ऑफ प्रोटॉन दूसरे साइड से आते हैं। उनके कोलिजन पे जो डिब्री निकलता है, उसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पार्टिकल्स वहाँ पे बने आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ दीज प्रोटॉन्स। ठीक है, अब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इज एक्चुअली लुकिंग टू फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से हम इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं। पहला, हाउ द ओरिजिन ऑफ मास टुक प्लेस। जो भी मास हमारे ऑब्जेक्ट्स में है, किसी भी एटम में है, उसका ओरिजिन क्या है। व्हाट इज़ डार्क मैटर एंड व्हाट इज़ डार्क एनर्जी। डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है। इन सारे सवालों का जवाब हम इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। When the universe came into being,
matter and antimatter were in equal proportion, but antimatter is not encountered in nature. Why? अब जब यूनिवर्स बना था बिग बैंग के टाइम पे, जब यूनिवर्स बना था उस टाइम पे मैटर और एंटी मैटर दोनों एक ही मात्रा में मौजूद थे, बराबर बराबर मौजूद थे, बट एंटी मैटर को अभी तक कभी इनकाउंटर नहीं किया गया नेचर में। ऐसा क्यों? आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, ऐसे ही हमारे पास पॉजिट्रॉन भी होता है जिसका जो बिल्कुल सिमिलर होता है, जिसका मास सिमिलर होता है टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती है टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उसका चार्ज अलग होता है। सो सिमिलरली हमारे पास हर एक एटम का, हर एक पार्टिकल का उसका एंटी पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है, हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ जब हमारा यूनिवर्स बना था, कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना था, वो सारी मिस्ट्रीज़ अभी तक है। उन मिस्ट्रीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अब ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोलिजन के टाइम पे जब हम कोलाइड करा रहे हैं प्रोटॉन्स को विच आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, और उन प्रोटॉन्स को जब हम कोलाइड करा रहे हैं उस डिब्री को बाद में ट्रैक किया जाता है इन द डिटेक्टर्स, और उस डिब्री के ट्रैक करने पे, उसको एनालाइज करने पे हमें बहुत सारे और अन्य पार्टिकल्स का पता चलता है जिनसे प्रोटॉन्स और हमारे न्यूट्रॉन्स बने होते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते थे, कौन सा ऐसी कंडीशंस थी जब बिग बैंग हुआ था। उससे हमें हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन समझ आता है और हमें हमारे ऐसे मिस्टीरियस क्वेश्चंस का आंसर मिलता है विद दिस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सेटअप। ठीक है, अब अगर हम बात करें, फिज़िक्स में एक मॉडल है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स। इस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स को स्टडी करने के लिए ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर हमें हेल्प करेगा, और ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड वर्कड अपॉन मॉडल ऑफ फिज़िक्स। अगर हम बात करें अंडर दिस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स, इसने डिफ़ाइन किया है फंडामेंटल पार्टिकल्स को और फंडामेंटल फोर्सेस को, दोनों को। ठीक है, और इस हिसाब से एज अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स देयर आर 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड 4 फंडामेंटल फोर्सेस। अब ये 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? द फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स के 12 है, उनको कैटेगराइज करा जाता है 2 कैटेगरीज़ में, 2 सब क्लासेस में। वन इज़ 6 आर कॉर्क्स एंड 6 आर लेप्टॉन्स। अब कॉर्क्स हमारे पास है 6 टाइप्स के। वन इज़ अप कॉर्क, सेकेंड इज़ डाउन कॉर्क। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिनसे हमारा पूरा मैटर बना होता है। ये हम आगे देखेंगे इन डायग्राम्स में। ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये प्रोटॉन को अगर आप देखेंगे, प्रोटॉन भी बना होता है। आपको पता है एटम बनता है किनसे? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। अब अगर हम न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, वहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक प्रोटॉन किस चीज़ से बना होता है? प्रोटॉन बना होता है क्वार्क्स से, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी बना होता है क्वार्क्स से। अब हमारे पास क्वार्क्स अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं एज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स, these fundamental particles have been categorized into 2 categories or 2 subclasses. One is quark and the second is lepton. अब अगर हम quark की बात करें, there are 6 quarks, जहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बात की, quark से बना होता है प्रोटॉन और quark से ही बना होता है न्यूट्रॉन। अब ये कॉर्क्स की जो 6 टाइप्स के हैं, उनमें से एक है अप कॉर्क, सेकेंड इज़ डाउन कॉर्क, थर्ड इज़ चार्म कॉर्क एंड स्ट्रेंजर कॉर्क। अब ये फिफ्थ है टॉप कॉर्क एंड बॉटम कॉर्क।
ये रहे हमारे 6 टाइप्स के कॉर्क्स, ठीक है। प्रोटॉन में 2 अप कॉर्क्स और एक डाउन कॉर्क मिलके प्रोटॉन को बनाते हैं, और ऐसे ही न्यूट्रॉन में 2 डाउन कॉर्क और एक अप कॉर्क मिलके एक न्यूट्रॉन को बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? अब अगर हम बात करें जो टॉप एंड बॉटम कॉर्क्स हैं ना, दीज आर द हैवीएस्ट एंड लीस्ट स्टेबल, वेयर एज अप एंड डाउन आर द लाइटेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल कॉर्क्स। समझ रहे हैं आप? अब ये कॉर्क्स क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है। कितने टाइप्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स? 12 टाइप्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो 2 टॉप एंड 1 डाउन फॉर्म है प्रोटॉन, ये मैंने आपको इस यहाँ पे बता दिया। 2 टॉप, सॉरी 2 अप, अब टॉप नहीं, 2 अप एंड 1 डाउन, 2 up and 1 down form the proton, and 2 down and 1 up form the neutron. For every quark there is antiquark to form antiparticle. जैसे मैंने आपको पीछे बोला था इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल पॉजिट्रॉन है, वैसे ही यहाँ पे हर एक पार्टिकल का एक एंटीपार्टिकल होता है। यहाँ पे हम देखेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, जैसे कि हमारे पास है अप कॉर्क, ऐसे ही डाउन कॉर्क। अगर हम बात करें उनके एंटी पार्टिकल्स में, ये है अप एंटी कॉर्क, डाउन एंटी कॉर्क। समझ रहे हैं? ऐसे ही चार्म अप कॉर्क, स्ट्रेंज अप कॉर्क, ये है चार्म एंटी कॉर्क, स्ट्रेंज एंटी कॉर्क। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही टॉप अप कॉर्क, सॉरी टॉप कॉर्क और बॉटम कॉर्क। और हमारे पास कॉर्क्स के एंटी पार्टिकल्स में टॉप एंटी कॉर्क, बॉटम एंटी कॉर्क। समझ रहे हैं आप? जिनका सिर्फ चार्ज अलग होता है, बाकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है, बाकी मास वगैरह सिमिलर होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अप कॉर्क का कितना चार्ज होता है, +2/3, ठीक है। और ऐसे ही हमारे डाउन कॉर्क का कितना चार्ज है, -1/3। अब जब हमारे पास प्रोटॉन के अंदर 2 अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे आप देख लीजिए प्रोटॉन के अंदर 2 अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क है। प्रोटॉन का चार्ज जो कि आपको पता है 2/3 हमारा चार्ज होता है एक अप कॉर्क का, और -1/3 होता है डाउन कॉर्क का। तो इसको आप गिन के देख लीजिए, तो प्रोटॉन का नेट चार्ज हमारा +1 आता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन का नेट चार्ज हमारा 0 आ जाता है, क्योंकि दो डाउन कॉर्क का मतलब हुआ 2 बार -1/3 और एक बार 2/3, तो ये सारा काट पीट के 0 बन जाता है। तो न्यूट्रॉन का नेट चार्ज हमारा 0 होता है। अब देखो यहाँ पे एक और बात है, जो भी ये हमारे कॉर्क्स हैं ना, इन कॉर्क्स में जैसे हमने प्रोटॉन के कॉर्क की बात की या न्यूट्रॉन के कॉर्क की बात की, इन प्रोटॉन के कॉर्क्स या न्यूट्रॉन के कॉर्क्स, अप कॉर्क हो डाउन कॉर्क हो, इनको एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर कौन रखता है? दीज आर बीइंग बाइंड टुगेदर बाय ग्लूऑन, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो ग्लूऑन के द्वारा, अब ये ग्लूऑन क्या है? द स्ट्रॉन्ग फोर्स कैरीड बाय ग्लूऑन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल विच इज बाइंडिंग द क्वार्क्स टुगेदर इनसाइड द प्रोटॉन और इनसाइड द न्यूट्रॉन, ठीक है। क्वार्क्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लूऑन्स। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको समझ आ गया होगा। आप ये याद रख लेना कि कितने टाइप्स के हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और कॉर्क्स कितने टाइप्स के हैं, कौन से सेट ऑफ कॉर्क्स को स्टेबल बोला जाता है और कौन लीस्ट स्टेबल है, ये आप एक बार देख लेना। ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसे ही हमारे पास 6 लेप्टॉन्स भी है। अब ये लेप्टॉन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 2 ग्रुप्स। वन इज़ ऐसे लेप्टॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं, और सेकंड इज़ ऐसे लेप्टॉन्स जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। ऑलराइट, जैसे कि लेप्टॉन में आपने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, दूसरा है इलेक्ट्रॉन,
ऐसे ही हमारा इसमें इसका एंटी पार्टिकल कौन सा है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इज़ पॉजिट्रॉन। ऐसे म्यूऑन का ये एंटी पार्टिकल इज़ एंटी म्यूऑन। ऐसे ही म्यूऑन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल इज़ एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो। और हमारे जो टाउ है उसका एंटी पार्टिकल है एंटी टाउ। और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो, आपको पता होना चाहिए 6 लेप्टॉन्स हैं। 6 लेप्टॉन्स को कैटेगराइज किया गया है इनटू द नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द न्यूट्रल लेप्टॉन्स। अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड कौन से लेप्टॉन्स हैं? एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है म्यूऑन, तीसरा है टाउ। आपको पता ही है इनका एंटी पार्टिकल भी होता है। अगर इसका नेगेटिव चार्ज है तो इनका पॉजिटिव चार्ज होगा इनके एंटी पार्टिकल्स का। ऐसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है उसका एंटी पार्टिकल है एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, बट चार्ज उनका सिमिलरली ज़ीरो रहेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का भी ज़ीरो है, म्यूऑन न्यूट्रिनो का भी ज़ीरो है और टाउ न्यूट्रिनो का भी ज़ीरो है। ठीक है। तो अगर हम बात करें जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ, टाउ इनमें से सबसे ज़्यादा हैवी है। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ क्या है? नेगेटिवली चार्ज। ये किसके कैटेगरीज में आती हैं? लेप्टॉन के कैटेगरीज में। ठीक है, 6 leptons आर देयर विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वन इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड द सेकंड इज़ न्यूट्रल। तो यहाँ पे वही बात हमने लिखी है कि नेगेटिवली चार्ज्ड कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। और एवरी नेगेटिव लेप्टॉन देयर इज़ नेचुरल लेप्टॉन नोन एज न्यूट्रिनो। जैसे कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। समझ रहे हैं? फॉर एवरी नेगेटिव लेप्टॉन देयर इज़ न्यूट्रल लेप्टॉन। और उस न्यूट्रल लेप्टॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। अगर वो इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो है तो उसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बोलेंगे, और अगर वो न्यूट्रिनो म्यूऑन का है तो उसको म्यूऑन न्यूट्रिनो बोलेंगे। विच मीन्स स्मॉल नेचुरल वन। न्यूट्रिनो का मतलब क्या हुआ? स्मॉल नेचुरल वन। दे आर चार्जलेस। न्यूट्रिनोज चार्जलेस होते हैं एंड देयर मास इज़ मैनी टाइम्स दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उनका मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। ऐसे ही म्यूऑन न्यूट्रिनो का मास म्यूऑन से ज़्यादा होगा। टाउ न्यूट्रिनो का मास टाउ से ज़्यादा होगा। ठीक है। दे आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स आफ्टर प्रोटॉन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दुनिया में इफ़ द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल की अगर बात होगी देन द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज़ प्रोटॉन। और प्रोटॉन के बाद अगर हम बात करें द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स आर दीज न्यूट्रिनोज। ऑलराइट, अब अगर हम न्यूट्रिनो की बात करें, न्यूट्रिनोज हाउएवर फॉल इन द कैटेगरी कॉल्ड लेप्टॉन्स। जैसे मैंने पीछे बताया, हर एक, देखो ये वो नेगेटिवली चार्ज लेप्टॉन्स है। अब ऐसे लेप्टॉन्स जिनका चार्ज नहीं है, जो चार्ज लेस है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम न्यूट्रिनोज। अब न्यूट्रिनोज 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। ऑलराइट, और ये न्यूट्रिनोज आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन यूनिवर्स आफ्टर प्रोटॉन। समझ रहे हैं यहाँ तक? और न्यूट्रिनो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लेप्टॉन्स। आपको ये सब पता है। लेप्टॉन्स आर ऑल्सो फर्मियंस एंड टुगेदर विद क्वार्क्स मेक अप द मैटर। अब ये सारी कहानी क्या चल रही है कि एक एक चीज़ जो दुनिया में है वो किससे बनी है? लेप्टॉन्स और जो है वो फर्मियंस हैं एंड टुगेदर विद क्वार्क्स। लेप्टॉन्स और क्वार्क्स मिल के क्या बनाते हैं? पूरे मैटर को बनाते हैं, एक एक चीज़ को बनाते हैं। कौन? लेप्टॉन्स और क्वार्क्स मिलके एक एक चीज़ को बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी, किसी एक सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक है तो उसके लिए एक, फॉर एग्जांपल अगर एक मैटर, कोई एक चीज़ है आपके पास, उसकी अगर एक पर्टिकुलर फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टी है, उस फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए यही सारे पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ रहे हैं आप? लेप्टॉन्स और क्वार्क्स मिलके मैटर बनाते हैं
और इसका मतलब ये हुआ यही लेप्टॉन्स और क्वार्क्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एवरी सिंगल प्रॉपर्टी दैट दे आर कैरिंग। अब ये न्यूट्रिनोज को एमिट किया जाता है सन के द्वारा, स्टार्स के द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के द्वारा और इवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी ये न्यूट्रिनोज को एमिट किया जाता है। अब ऐसा क्यों ह्यूमंस के द्वारा क्यों किया जाता है एमिट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन 14, एक रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और उस रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 की वजह से इवन द न्यूट्रिनोज आर बीइंग एमिटेड बाय ह्यूमन बॉडीज और ह्यूमन बीइंग्स और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपको ये तो पता चल गया कि न्यूट्रिनोज 3 टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। 2015 का नोबेल प्राइज़ मिला था तकाकी कजिता और आर्थर बी मैकडोनाल्ड, जिन्होंने एक्सप्लेन किया था इंटरकन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ न्यूट्रिनो इनटू अनदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो टाउ न्यूट्रिनो में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और टाउ न्यूट्रिनो म्यूऑन न्यूट्रिनो में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। उस इंटरकन्वर्जन को इन्होंने एक्सप्लेन किया था और 2015 का नोबेल प्राइज़ ले गए थे। ऑलराइट, देखो पहले तो ये कहिता भी बोलते हैं इसको, तकाकी कहिता भी बोलते हैं। अब तकाकी कजिता बोलो या कहिता बोलो, इट डज़ नॉट मैटर। और ये पॉइंट तो वैसे पूछेंगे भी नहीं अब एग्ज़ाम में, मैंने आपको ये यहाँ पे ऐसे ही बता दिया है। अब अगर हम 1960s की बात करें, 1960s में जब हमारे इंडिया पे इकोनॉमिक बर्डन था, यानी कि हम नई यूनिवर्सिटीज़ बना रहे थे, हम नई इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर रहे थे, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कॉलेजेस, आईआईटीज़, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर रहे थे क्योंकि हम ताज़ा ही हमें आज़ादी मिली थी। 1960s में उसी टाइम पे इंडिया वाज द पायोनियर इन न्यूट्रिनो रिसर्च। तब हम लीड कर रहे थे न्यूट्रिनो रिसर्च में, और इंडिया कंडक्ट करता था ये सारी रिसर्च कहाँ पे? इन द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। बट जब ये गोल्ड माइंस शट डाउन हुई बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस और इकोनॉमिक जो कंडीशंस हमारी तब के इंडिया की थी, उन रीजंस की वजह से ये गोल्ड माइंस को हमें क्लोज़ करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा, और इस वजह से ये न्यूट्रिनो रिसर्च भी वहीं पे स्टॉप हो गई। अब जो इंडिया का न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, द इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इन थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु जो है, इट इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग इंडिया और presenting India in global map of neutrino research. Now it is having the potential, जब जो अब हमारे पास थेनी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, it is having the potential to actually put on India in the global map of neutrino research. ठीक है, तो अच्छा खासा काम कर रहा है ये, बट अभी वही बात है कि हम ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के कंपैरिजन में कहीं पे नहीं है। बट हाँ, न्यूट्रिनो रिसर्च में हमारा भी नाम है बिकॉज ऑफ दिस इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो कि थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। ठीक है, तो याद रहती है ना ये चीज़ें आपको? आई होप आपको ये चीज़ें याद रह गई। देखो ज़्यादा इसमें देखो ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है और ये बहुत टिपिकल है। अगर आप बोलो कि हमें एक एक चीज़ समझनी है, हमें अंदर घुसना है, मैकेनिज़्म समझना है इन चीज़ों का, एक तो इर्रेलेवेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, दूसरा आपको ये चीज़ें समझनी बहुत मुश्किल हो सकती हैं। आप फ़िलहाल इतना याद रखिए जो मैंने यहाँ पे बातें की हैं, जैसे कि हमने बात की देयर आर 6 क्वार्क्स और 6 लेप्टॉन्स। क्वार्क्स में कौन से स्टेबल है और लेप्टॉन्स में कौन ज़्यादा हैवी है या कौन हैवी नहीं है, नेगेटिवली चार्ज लेप्टॉन्स कौन से हैं और न्यूट्रल लेप्टॉन्स कौन से हैं, और न्यूट्रिनोज किन को बोलते हैं, क्या न्यूट्रल लेप्टॉन्स को न्यूट्रिनोज भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे पास हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास न्यूट्रिनोज 3 टाइप्स के हैं। ऑलराइट, न्यूट्रिनोज की कुछ प्रॉपर्टीज़, अगर हम न्यूट्रिनोज को ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो न्यूट्रिनोज से हमें या न्यूट्रिनो रिसर्च से हमें बहुत सारी हेल्प हो सकती है इन फ्यूचर। हम बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रिनोज
जैसे कि हम अगर बात करें जियो न्यूट्रिनोज के बारे में, ऐसे न्यूट्रिनोज जिनका सोर्स होता है ज़मीन, जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ऐसे न्यूट्रिनोज जो रिलीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट्स या ज़मीन के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, जिनका नाम जियो न्यूट्रिनोज है। उन न्यूट्रिनोज के रिलीज़ होने के बाद अगर हम उनको डिटेक्ट कर पाएँ, देन द नेचुरल डिज़ास्टर्स या जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, ऐसी चीज़ों को हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे पहले ही, क्योंकि जियो न्यूट्रिनोज पहले ही रिलीज़ होंगे और उनकी रिलीज़ होने पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं दैट द नेचुरल डिज़ास्टर लाइक सुनामी और अर्थक्वेक इज़ गोइंग टू बी देयर। सो इस वजह से न्यूट्रिनो हमें मदद कर सकते हैं फॉर प्रेडिक्टिंग द नेचुरल डिज़ास्टर्स, जो कि अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट एनी अर्थक्वेक्स, ऐसे कोई डिवाइसेस हमारे पास नहीं है। सो इस वजह से ये हमारे जियो न्यूट्रिनोज का फंक्शन हो सकता है। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिनोज की, न्यूट्रिनोज को रिलीज़ किया जाता है रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा जैसे कि यूरेनियम 235 हो, प्लूटोनियम 239 हो। ये यही सब्सटेंसेस जो कि रेडियो आइसोटोप्स है, इनका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। आपको ये सब चीज़ें पता है। अब जब ये यूरेनियम या प्लूटोनियम सब्सटेंसेस न्यूट्रिनोज को रिलीज़ करते हैं, इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की जो रिसर्च चल रही है अभी, अगर हम इस रिसर्च के द्वारा ऐसे फैक्ट्स को इस्टेब्लिश कर पाएँ जिन फैक्ट्स की वजह से हम कंटिन्यूसली या इजीली न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट कर पाएँ, और इस डिटेक्शन की वजह से हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर वेपन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसे हमें ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर वेपन मटेरियल समझ आएगा कि कौन सी कंट्री किस कंट्री को ये मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिनोज रिलीज्ड बाय दीज न्यूक्लियर वेपन्स। अब एक बात और, जैसे कि आपको पीछे भी पता चला, ये न्यूट्रिनोज जो होते हैं ये न्यूट्रल लेप्टोन्स होते हैं। अब न्यूट्रिनोज का न्यूट्रल होने का मतलब ये हुआ कि दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड और दे विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी मैग्नेटिक फील्ड, और इस फीचर की वजह से न्यूट्रिनोज बनते हैं हाईली अट्रैक्टिव मीडियम फॉर इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन। अगर हमारे फ्यूचर में अगर हमने कुछ ऐसा किया कि हम मार्स पे रहने लग गए, तो इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन में ये न्यूट्रिनोज का बहुत ही ख़तरनाक या बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिनोज का चार्ज न्यूट्रल होने की वजह से दे वोंट बी इन्फ्लुएंस्ड, उसमें बहुत कम इंटरप्शंस होंगे बिकॉज ऑफ हैविंग नो इन्फ्लुएंस बाय मैग्नेटिक फील्ड, और इस कम इन्फ्लुएंस होने की वजह से न्यूट्रिनो बनते हैं द हाईली अट्रैक्टिव मीडियम फॉर इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसी न्यूट्रिनो के लिए एक आइस क्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था एंटार्क्टिका में। उस आइस क्यूब एक्सपेरिमेंट में 1 किलोमीटर का आइस क्यूब लिया गया और इसको यूज़ किया गया फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्टेराइल न्यूट्रिनोज। They are supposed to be the constituents of dark matter, but as of now, no such neutrino has been detected. Ice cube experiment किया गया था for hunting down the sterile neutrinos, और इन sterile neutrinos को assume किया जाता है that they are the constituents of dark matter, but ये ice cube जो 1 किलोमीटर का था, 1 किलोमीटर रेडियस का था, इस आइस क्यूब पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें हमें ये न्यूट्रिनोज बाद में नहीं मिले। तो ये आइस क्यूब एक्सपेरिमेंट जो एंटार्क्टिका में किया गया था, दैट हैज़ नॉट बीन द रिजल्ट, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड। ऐसे ही फर्मी लैब जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, उसने टेस्ट किया है कम्युनिकेशन डिवाइसेस को which are using the neutrinos. The device was named as neutrino phone. अभी neutrino phone क्या है?
ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है विच इज़ यूजिंग न्यूट्रिनोज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन न्यूट्रिनोज का इस्तेमाल करता है ये न्यूट्रिनो फ़ोन, जिसको बनाया गया फर्मी लैब के द्वारा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक लैब है फॉर कंडक्टिंग दीज न्यूट्रिनो रिसर्च। इन्होंने न्यूट्रिनो फ़ोन बनाया, ठीक है। अब ये ओपेरा प्रोजेक्ट जो इटाली में है, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द रिसर्च ऑफ न्यूट्रिनोज। ये भी न्यूट्रिनो की रिसर्च पे ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया था, और इसी प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने डिटेक्ट किए हैं न्यूट्रिनोज को जो कि ट्रैवल कर रहे हैं फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। बट लेटर ये बताया गया कि भाई कोई एरर इन मेजरमेंट्स की वजह से ये जो हमने एज्यूम किया था या जो हमने रिपोर्ट किया था, दैट रिपोर्ट इज़ नॉट राइट। सो एज ऑफ नाउ देयर इज़ नथिंग दैट इज़ एक्चुअली ट्रैवलिंग with more than the speed of light. So न्यूट्रिनोज का एक टाइम पे इस ओपेरा प्रोजेक्ट में ऐसा बताया गया था कि न्यूट्रिनोज ट्रैवल कर रहे हैं फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट, एंड लेटर इन्होंने खुद इस रिपोर्ट को विड्रॉ करते हुए ये बताया कि कुछ मेजरमेंट्स में एरर होने की वजह से हमें ये ऐसा लगा था, बल्कि फिर ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली में। रियलिटी में ओपेरा प्रोजेक्ट में जो बताया गया दैट वाज नॉट राइट। सो अगेन ये ओपेरा प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहा था तो कुछ टाइम पहले, तो इसकी सिग्निफिकेंस अगेन रहती है जब हम न्यूट्रिनोज की बात करें। ऑलराइट, सो अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें, लाइक हमने पीछे बात की थी दैट एज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स देयर आर 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड 4 फंडामेंटल फोर्सेस। अब ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम बात करें, 4 fundamental forces are gravitational, electromagnetic, weak and strong forces. अब अगर हम ऑर्डर की बात करें, आउट ऑफ दीज फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर है, उसके बाद वीक उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक उससे स्ट्रॉन्गर है, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ फोर्स को साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बोसॉन। बोसॉन एज ए कॉन्सेप्ट उन्होंने इस्तेमाल किया फॉर एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ फोर्स, ठीक है। बोसॉन्स क्या है? बोसॉन्स आर द पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फोर्स। फॉर ईच फोर्स द बोसॉन्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, हर एक, जैसे कि यहाँ पे 4 टाइप के फोर्सेस आपको मैंने बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। और इन सारे फोर्सेस को या इन सारे फोर्सेस के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जिसका नाम उन्होंने बोसॉन बोला। अब बोसॉन्स क्या है? बोसॉन्स ऐसे पार्टिकल्स है जिनकी वजह से या जो खुद वजह होते हैं फॉर क्रिएटिंग द फोर्स। फॉर ईच फोर्स द बोसॉन्स आर डिफरेंट। जैसे कि ग्रेविटॉन एक बोसॉन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली फोटॉन एक बोसॉन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन फॉर वीक फोर्सेस, और ग्लूऑन भी एक बोसॉन है, ग्लूऑन बोसॉन फॉर स्ट्रॉन्ग फोर्स। समझ रहे हैं? एक्सेप्ट ग्रेविटॉन, रेस्ट ऑल ऑफ द बोसॉन्स हैव बीन डिटेक्टेड। ठीक है, समझ गए ना आप? ग्रेविटॉन एक बोसॉन है, फोटॉन एक बोसॉन है, डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन एक बोसॉन है, ग्लूऑन एक बोसॉन है। अब यहाँ पे क्या हमें पता चला? ग्रेविटॉन को छोड़ के, ग्रेविटॉन एक बोसॉन है, ग्रेविटॉन एज बोसॉन, ग्रेविटॉन को छोड़ के फोटॉन, डब्ल्यू जेड बोसॉन या ग्लूऑन, इन तीनों टाइप्स के बोसॉन्स को डिटेक्ट किया गया है, बट ग्रेविटॉन एक अकेला बोसॉन है जिसको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।